जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए, मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद होता है। जब महाजनपदों के अंतः युद्ध चल रहे होते हैं, राजनीतिक संघर्ष चल रहा होता है, तो मगध साम्राज्य अंत तक बचा रहता है और मगध साम्राज्य पर विभिन्न राजवंश शासन करते हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो ये मगध साम्राज्य को चरम सीमा तक लेकर जाते हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। महाजनपदों के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण अंततः मगध का सबसे शक्तिशाली राज्य व विशाल साम्राज्य के केंद्र के रूप में उद्भव हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि 16 महाजनपद जब इनके आंतरिक संघर्ष चल रहे होते तो उसमें मगध सबसे शक्तिशाली रहता है और ये केंद्र के रूप में उभरता है। राजनीतिक प्रभुत्व का उदय बिंबिसार के साथ हुआ, जो हर्यक वंश से संबंधित था और उसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक कुल 52 वर्षों तक राज किया है। देखिए, जो मगध का उदय होता है ये बिंबिसार के साथ चालू होता है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से होता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश जो होता है ये बृहद्रथ था, है ना। इसका संस्थापक बृहदत्त था। मतलब पहला बृहदत्त वंश होता है, मतलब वंश होता है जिसका संस्थापक भी बृहदत्त करता है। इसके पुत्र जरासंध ने गिरिव्रज, जिसे कि राजगिरी कहते हैं, को मगध की राजधानी बनाया। इस नगर के अन्य नाम कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बृहदत्तपुर और बिंबिसारपुरी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश होता है। देखिए, पहला शासक जो होता है, ये पहला शासक बृहदत्त होता है और पहला वंश होता है हर्यक वंश। अब यहाँ पर हर्यक वंश के बारे में दिया गया है, तो विस्तार से एक एक करके हम लोग समझना चालू करते हैं। हर्यक वंश, यहाँ पर सबसे पहले नाम है बिंबिसार का। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है, पहले ही बताया जा चुका है। बिंबिसार बुद्ध और महावीर का समकालीन था। श्रोणिक या सोनीय, जिसे कि सैनिक भी कहते हैं, बिंबिसार की उपाधि थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि बिंबिसार की प्रमुख उपाधि क्या थी, श्रोणिक या सोनीय थी। इसकी राजधानी राजगिरी, जिसे कि गिरिव्रज कहते हैं, ये थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस रखा गया, फिर मिलता है, ऐसे समझिएगा। अगर आप दीपवंश पढ़ेंगे तो बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस है और मत्स्य पुराण के अनुसार क्षेत्रोजस मिलता है। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र कुड़िक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन और मेघकुमार मिलते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे ये बिंबिसार किस वंश का है, तो हर्यक वंश का है और इसके पुत्रों का नाम दिया है कुड़िक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन और मेघकुमार। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक राजवैद्य जीवक को बुद्ध और संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि जीवक कौन था, तो जीवक एक राजवैद्य था, है ना। ये मतलब चिकित्सक होता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। आरंभ में बिंबिसार और अवंती नरेश प्रद्योत के साथ प्रतिद्वंदिता होती है। देखिए, जब शुरुआत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रद्योत नरेश मतलब अवंती नरेश होते प्रद्योत और साथ ही साथ बिंबिसार, इनमें क्या होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन बाद में वे मित्र बन जाते हैं।
यहाँ तक कि जब प्रद्योत को पीलिया हुआ था तब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। देखिए प्रद्योत कहाँ का शासक है? अवंती। अवंती का मतलब उज्जैन का शासक है ना। ये शुरू में बिंबिसार के साथ इसकी शत्रुता होती, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तो फिर ये इनका मित्र बन जाता है। और ऐसा भी जिक्र मिलता है कि जब इसे पीलिया होता है ना, तो यहाँ पे जो जीवक राजवैद्य था इसे भेजा जाता है उज्जैन में। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया है, जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। देखिए बिंबिसार के बारे में यहाँ पर अलग अलग तथ्य मिलते हैं। कुछ ऐसे मतलब जो जैन लेखक है ये ऐसा कहते हैं कि इसने जहर खा करके आत्महत्या किया था, और विनय पिटक अगर पढ़ेंगे है ना तो इसमें ये चर्चा मिलता है कि देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु कौन है? तो अजातशत्रु देखिए जो बिंबिसार है इसका उत्तराधिकारी होता है। 492 से लेकर 460 मतलब 32 वर्ष तक ये शासन करता है। अजातशत्रु हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। उसने अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन किया। कुड़िक और वैदेही पुत्र अजातशत्रु की उपाधियां थी। इसकी उपाधि क्या होती? कुड़िक और वैदेही पुत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध पर राज करने का व्यग्रता में उसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। देखिए ऐसा माना जाता है, ये विनय पिटक के अनुसार पता चलता है कि मगध के सिंहासन पर शासन करने के लिए ये अपने पिताजी की भी हत्या कर देते हैं। उसी के राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये कमेंट करके बताइएगा। और कब हुआ था? तो जब अजातशत्रु के शासन का 8वां वर्ष चल रहा था उस समय। इसी के समय में ही प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते और यहाँ पर दिए, अजातशत्रु का सर्वप्रथम संघर्ष अपने मामा प्रसेनजित के साथ हुआ था, जो कि बिंबिसार को मिले सलूक से व्यथित था। आगे दिए, प्रसेनजित ने अजातशत्रु से काशी राज्य को वापस करने को कहा था। उसकी माता को दहेज में दिया गया था। देखिए बिंबिसार के माता को मतलब ऐसे समझिएगा कि जो अजातशत्रु है इनके पिता को दहेज मिला था, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि इनके मामा जब इनसे वापस मांगते तो फिर यहाँ पे इन दोनों की शत्रुता होती है। आगे दिया, अजातशत्रु ने काशी को वापस करने से इनकार कर दिया और एक भयंकर युद्ध के बाद ही प्रसेनजित काशी को मगध के साथ छोड़ने के लिए तैयार हुआ। दोनों में क्या होता है? प्रसेनजित मतलब ये मामा होता है किसका? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु दोनों में भयंकर युद्ध होता है और इसके बाद क्या होता है कि प्रसेनजित हार मान लेता है, वो काशी को छोड़ देता है मगध के साथ। इसी तरह से अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश चेतक के साथ युद्ध किया और 16 वर्ष तक चले लंबे युद्ध के पश्चात वह वैशाली का पराक्रम तोड़ने में सफल रहा। मतलब अपने नाना के साथ भी युद्ध करता है और 16 वर्ष तक युद्ध चलता है और उसमें नाना को हरा देता है। इस प्रकार उसने न केवल काशी को अपने पास बरकरार रखा बल्कि वैशाली को भी मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया था। पहला था महाशिलाकांतांग, है ना, ये युद्ध इंजन था जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। और दूसरा है रथ मूसल, है ना, बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ, है ना। तो इसने 2 नए शस्त्रों को या फिर 2 नए हथियारों को इससे सेना में शामिल किया था। महाशिलाकांतक, है ना, ये क्या है? ये युद्ध इंजन होता था, इसमें गुलेल की तरह पत्थर फेंके जाते थे। और दूसरा था रथ मूसल, बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ ये हुआ करते थे। अब आगे यहाँ पर चर्चा किया गया उदयभद्र या फिर उदाइन। उदाइन का भी नाम मिलता है काफी हद तक, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कुल 16 वर्षों तक इनका शासन होता है। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है को नई राजधानी बनाया, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी, है ना। तो देखिए अब जो मगध की राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र बहुत सामरिक महत्व वाला स्थान था क्योंकि वह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जो कि तब उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार यह अजातशत्रु और पद्मावती का संतान था। देखिए उदाइन कौन है? ये अजातशत्रु और पद्मावती की संतान है, जो कि तीसरे नंबर पे शासन करता है हर्यक वंश में। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदाइन पिता की हत्या कर शासक बना, जबकि जैन स्रोत उसे पितृहंता नहीं बताते। देखिए बौद्ध शास्त्र ये कहते हैं कि उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी, जबकि जैन साहित्य ऐसा नहीं बताते। उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यागृह का निर्माण करवाया था। वह जैन धर्म का समर्थक था। संभवतः अवंती के शासक पालक द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई थी। देखिए अवंती का शासक है पालक के द्वारा उदाइन की हत्या करवा दी जाती है।
महावंश के अनुसार उसने कुल 16 वर्षों तक शासन किया था। ये तो ऐसे डायरेक्ट भी दिख रहा है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर दिया शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना होती 413 ईसा पूर्व के आसपास। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग पहले वाराणसी मतलब बनारस में वायसराय था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में की थी। मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो हर एक वंश का शासक होता है उदयन, है ना, इसमें लगातार विद्रोह चलता है इसके शासनकाल में, तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं और उस शिशुनाग को राजा के रूप में मान लेते हैं। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। वैशाली पहले उसकी दूसरी राजधानी थी जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। उसने वैशाली नगर को पुनः स्थापना की जो उसकी माँ की जन्मस्थली थी, मतलब वैशाली उसके माँ की जन्मस्थली थी, इसलिए इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसने ही सर्वप्रथम अवंती को जीता था। आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती मतलब प्रद्योत वंश को पराजित कर उसे मगध का हिस्सा बनाना था। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता पर विराम लग गया था। मतलब मगध और अवंती दोनों के बीच लगभग 100 वर्ष से प्रतिद्वंदिता चल रही थी, इस पर विराम लग जाता है जब यह मगध को शामिल कर लेता है, सॉरी माफ कीजिएगा, अवंती को शामिल कर लेता है मगध में। आगे यहाँ पर दिया कालाशोक, है ना। कालाशोक के बारे में क्या बताया गया? कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। यह शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आया, मतलब ये फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र कर देता है। कालाशोक के समय में ही बौद्ध संगीति मतलब वैशाली में हुई थी। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने की थी। देखिए महापद्मनंद ये नंद वंश की स्थापना करते हैं, संस्थापक होते हैं, और नंद वंश का विनाश करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से। तो अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे नंद वंश को। नंद वंश ऐसा माना जाता है कि पहला गैर क्षत्रिय वंश होता है। तो एक एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, जहां पर इंपॉर्टेंट है नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यह क्लास सभी प्रकार के पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।